गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 16 सितंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। चलिए, तो सबसे पहले 1916 में भारतीय अभिनेत्री और गायिका एम एस सुब्बा लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। ये बहुत ही फेमस क्लासिकल सिंगर थी और अभिनेत्री भी थी। इनका जन्म हुआ था 1916 में। 1932 में मच्छरों से फैलने वाली घातक बीमारी मलेरिया की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर रोनाल्ड रॉस जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे हमको एक काम की चीज़ क्या मिल गई कि मलेरिया की बीमारी के बारे में खोज करने का सबसे पहला श्रेय किसको मिला था? रोनाल्ड रॉस को मिला था। ये नोबेल प्राइज विनर भी थे। 1963 में फेडरेशन ऑफ मलय में उत्तरी ब्रूनेओ, सारावाक और सिंगापुर मिलाकर नया देश बना दिया गया। मलय में सिंगापुर का मिलाकर उसे मलेशिया किया गया। हालांकि 1965 में मलेशिया अलग हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे, 1975 में पापुआ न्यू गिनिया को ऑस्ट्रेलिया से मुक्ति मिली थी। 1978 में ईरान में आए भूकंप में 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये बहुत ही फेमस उस टाइम पे एक घटना हुई थी, दुखद घटना थी। 1978 में बहुत बड़ा भूकंप आया था। उस टाइम पे 20,000 से ज़्यादा लोग ईरान में मारे गए थे। आगे बढ़ेंगे, 1986 में सोने की खदान में फंस जाने के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है सामने। आज ही के दिन 16 सितंबर के दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। 1995 से 1995 से अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 6 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मार्टियन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की याद दिलाता है। क्या हुआ था इस दिन? एक मार्टियन प्रोटोकॉल है। इसका मतलब क्या है? जो ओजोन लेयर है वो खत्म हो रही है, तो उसको रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया था। उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब उस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए जो भी कवायद हुई थी इसी दिन चालू हुई थी, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, ओजोन परत को खराब करने वाले पदार्थों पर 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए और ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव में 1987 में 49/114 इस दिन का चयन किया। मूल रूप से यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यहाँ पर 1987 में 49/114 एक संधि थी। इस दिन इसका चुनाव किया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। चलिए, हमको काम की चीजें ये मिल गई। जो परत ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन को कम करने, ओजोन परत की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। चलिए, यहाँ पे एक और चीज काम की आ रही है कि भाई ये प्रोटोकॉल बनाया गया था कब? 16 सितंबर को बनाया गया था। ठीक है, इस पे हस्ताक्षर हुए थे। परंतु 1 जनवरी 1989 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था। लागू कब किया गया था? 1989 में किया था 1 जनवरी से। परंतु ये बन कब गया था? बन के तैयार हो गया था, हस्ताक्षर कब हो गए थे? 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए लगातार 1995 से अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 6 सितंबर को मनाया जाता है। अब जान लेते हैं ओजोन परत क्या है। ये छोटी सी चीजें हैं, पर क्या होता है ये हमको पता होनी चाहिए। 1957 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गॉर्डन डॉप्सन ने ओजोन परत की खोज की थी। चलिए, यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई कि ओजोन लेयर की खोज किसने की थी? गॉर्डन डॉप्सन ने की थी। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी होती है, O3 जिसको बोला जाता है। ये अत्यधिक प्रगतिशील गैस है और O3 द्वारा दर्शाई जाती है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? हमारा O3 है। ये ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर के ऊपर समताप मंडल के निचले हिस्से में मौजूद है। इसमें ओजोन O3 की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता है। सांद्रता मतलब यहाँ पे कंडेंसेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सघन है। यहाँ पे
कहाँ पे 15 से लेके 35 किलोमीटर के रेंज में ये पूरी यहाँ पे भरी हुई है। यहाँ पे O3 जिसको बोलाता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3 है और ये 3 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना होता है। स्वाभाविक रूप से आणविक ऑक्सीजन O2 के साथ सौर पराबैंगनी जिसको यूवी बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट विकिरण की बातचीत के माध्यम से बनता है, मतलब इनके बीच के माध्यम से बनता है। इनके जो रिएक्शन होता है O2 और पराबैंगनीकरण, इनकी वजह से एक ऑक्सीजन एक ओजोन लेयर बनती है। तो ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली हानिकारक यूवी विकिरण जिसको अल्ट्रावायलेट बोलते हैं उसको कम करता है, उसको रोकता है। ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट रेज ये मिलकर ओजोन की बनाते हैं और इसका काम क्या होता है, जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो सूरज से जो हमारे पास आ रही हैं उसको वो बीच में ही रोक देता है। चलिए आगे बात करेंगे। लेकिन ज़मीनी स्तर पर, मतलब हम अपने अर्थ की बात करते हैं, आसपास की एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ओजोन को एक प्रमुख वायु प्रदूषक भी माना जाता है। यह हम सभी जानते हैं कि ओजोन हमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरणों से बचाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ओजोन खतरनाक है और प्रदूषण का कारण बनता है। मानवीय गतिविधियों के कारण ओजोन परत ग्रह पर कम हो रही है। हमारी धरती पर ओजोन परत की जो लेयर है वो कम होती जा रही है, जो बहुत विनाशकारी हो सकती है। एक फोटोकेमिकल स्मॉग और एसिड रेन भी इसका कारण बनते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग मतलब एक, जैसे अभी हमेशा जो हम देखते हैं दिल्ली में ठंड के समय में बहुत ज़्यादा स्मॉग हो जाता है, तो वो क्या था, वो इसी का ही एक कारण है। मतलब इसी वजह से ये सारी चीज़ होती है। एसिड रेन होती है, इसी वजह से होती है। जितना ज़्यादा प्रदूषण होता जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमको अल्ट्रावायलेट रेज जो है अंदर आती जाएंगी और हमारा ओजोन लेयर है वो खराब होता जाएगा। ओजोन लेयर की कमी का मुख्य कारण मानव गतिविधियां ही हैं, जिसमें मुख्य रूप से मानव निर्मित रसायन होते हैं, जिसमें क्लोरीन या ब्रोमीन होता है। इन रसायनों को ओडीएस के रूप से भी जाना जाता है, जो ओजोन है पदार्थ का हटाना, जिसका मेन काम क्या है यहाँ पे, ओजोन को हटाना। किसका, क्लोरीन और ब्रोमीन का। इसका ज्यादातर यूज करने से क्या होता है, ओजोन लेयर हमारी डिप्लेशन यहाँ पे आ रहा है इसमें। चलिए वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। अभी रिसेंट में ही भारत में हिंदी दिवस मनाया गया था, तो आपको बताना है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 10 जनवरी, 15 मार्च, 14 सितंबर या फिर 12 अगस्त। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलिए इसका आंसर है 14 सितंबर। हिंदी दिवस भारत में प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस पर हिंदी भाषा के उत्थान तथा विकास के लिए गोष्ठी आदि का आयोजन भी किया जाता है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देश में लोगों को हिंदी के प्रति जागरूकता करना है, पहुंचाना है, जागरूक बनाना है। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी की याद में, इसी के लिए हम क्या करते हैं, हर साल प्रति वर्षानुसार 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए तो यहाँ पे काम की चीजें क्या मिल गई कि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत को भारत की राजभाषा चुना था। इसी वजह से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। अलेक्जेंडर ज्वेरेव, डोमिनिक थीम और फिर या रोजर फेडरर या फिर निक लिंडन। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। पहला यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, कौन सा खिलाड़ी है वो, पहली बार। चलिए इसका आंसर रहने वाला है डोमिनिक थीम। चलिए डोमिनिक थीम जी के बारे में जानकारी लेते हैं। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने 2 सेट गंवाने के बाद 5वें सेट में अभूतपूर्व टाई बेकर में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर यूएस ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब जीत लिया। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। डोमिनिक थीम इससे पहले 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल में हार चुके थे,
जिसमें उनका मुकाबला फेडरर या फिर राफेल नडाल से हुआ था। उन्हें फ्रेंच ओपन 2018 और 2019 के फाइनल में नडाल ने इस साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन जोकोविक ने हराया था। तो यहाँ पे ये लगातार हार रहे थे, आखिरी में फाइनल में ही हार जाया करते थे, परंतु इस बार इनने ज़्यादा मेहनत करी, अच्छी मेहनत की और कुछ किस्मत भी इनकी साथ दी, क्योंकि इसी बार हमारे जो रोजर फेडरर जो थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस वजह से यहाँ पे इनका किस्मत अच्छी रही कि वो जीत गए, हमने मेहनत भी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ, जिसको हम DDCA भी बोल सकते हैं, दिल्ली क्रिकेट कंट्रोल एसोसिएशन बोलेंगे, ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास बदर दुर्र अहम, सौरभ चड्डा, आलोक वर्मा या फिर मोहित अग्रवाल। किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। DDCA, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। चलिए इसका आंसर है बदरुद्दोज़ अहम। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने 13 सितंबर 2020 को शीर्ष परिषद की बैठक के दौरान न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दीपक वर्मा को लोकपाल पद से हटाकर न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बदरुद्दोज़ अहम को फिर से इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। न्यायमूर्ति दीपक वर्मा हैदराबाद क्रिकेट संघ HCA के लोकपाल भी हैं और शीर्ष परिषद का मानना है कि एक व्यक्ति को दो अलग-अलग राज्य इकाइयों में एक ही पद नहीं संभाला जा सकता। रिपोर्ट के अनुसार सौरभ चड्डा को DDCA का कानूनी सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। चलिए तो यहाँ पे हमको काम की चीजें क्या मिल गई कि नया हमारा कौन मिल गया, यहाँ पे लोकपाल कौन बनाया गया? दिल्ली के क्रिकेट संघ का बदरुद्दोज़ अहमद। इसके पहले कौन था यहाँ पर? इसके पहले यहाँ पे थे दीपक वर्मा जी थे, ये भी सेवानिवृत्त जज थे। और इनको यहाँ से क्यों अलग किया? क्योंकि ये हैदराबाद क्रिकेट संघ के भी लोकपाल हैं। और यहाँ जो कमेटी है, शीर्ष कमेटी है, उसने बोला कि भाई एक ही व्यक्ति अलग अलग दो जगह पर एक ही पद पर नहीं रह सकता, तो इसलिए यहाँ से इन्होंने को अलग कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ऑप्शन है आपके पास काजोल, जूही चावला, माधुरी दीक्षित या फिर करिश्मा कपूर। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है जूही चावला। जूही चावला इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए अभिनेत्री जूही चावला को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी ने बताया कि उसे अपनी स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों की नई बोरो प्लस श्रृंखला के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कंपनी ने इस साल अप्रैल में बोरो प्लस हैंड सैनिटाइजर को सफलतापूर्वक बाजार में उतारा है। जूही चावला हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री, मॉडल, फिल्म निर्माता एवं 1984 की मिस इंडिया विजेता भी रही। जूही चावला ने मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम किया। इसके अलावा उन्होंने बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि सभी भाषाओं में, अधिकतर भाषाओं में इन्होंने काम किया। तो यहाँ पे हमको काम की चीज़ क्या मिल गई कि भाई इमामी लिमिटेड कंपनी ने बोरो प्लस के लिए जूही चावला जी को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त किया। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे आर्य सभा से मतलब वो पुरानी वाली आर्य सभा नहीं है जिसकी जो संस्थापक जो थे दयानंद सरस्वती जी, उनकी बात नहीं हो रहा हूँ मैं। यहाँ पे बात हो रही है कि अभी जो रिसेंट में एक पार्टी बनाई गई थी, राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी, उसकी बात करें, मैं आपको बताऊंगा क्या है वो। तो इसका आपको आंसर बताना है क्या रहने वाला है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किन संस्थापक का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है आपके पास स्वामी अग्निवेश, स्वामी दयानंद, स्वामी अतुल या फिर स्वामी जगत मोहन। चलिए इसका आंसर है स्वामी अग्निवेश। सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज की प्रतिष्ठित हस्ती स्वामी अग्निवेश जी का निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे।
21 सितंबर 1939 को जन्मे स्वामी अग्निवेश सामाजिक मुद्दा पर अपनी बेबाकी टिप्पणियों के लिए भी जाने जाते थे। साल 1970 में आर्य सभा नाम की राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी। चलिए यहाँ पे जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे दिया था, आर्य सभा राजनीतिक पार्टी बनाई थी। यहाँ पे कब बनाई थी? 1970 बनाई थी। चलिए ठीक है। 1977 में वह हरियाणा विधानसभा में विधायक चुने गए और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे थे। कब रहे थे? 1977 में। उन्होंने साल 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की स्थापना भी की। स्वामी अग्निवेश ने 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। तो चलिए यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई? पहला तो ये कि आर्य सभा राजनीतिक पार्टी भी है, जिसका जन्म कब हुआ था? 1970 में हुआ था। किसने बनाई थी? स्वामी अग्निवेश जी ने बनाई थी। और एक हमारा आता आर्य समाज। आर्य समाज की बात कर रहा हूँ। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट थोड़ा सा फर्क होता है, उससे ही हमको कंफ्यूजन बन जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन में आपको दयानंद सरस्वती भी दिया है, स्वामी दयानंद भी दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से अपना पहला स्थान हासिल किया है? स्टार्टअप रैंकिंग में ऑप्शन है आपका बिहार, पंजाब, गुजरात या फिर राजस्थान। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। किस सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से अपना पहला स्थान किया है? चलिए इसका आंसर रहने वाला है गुजरात। गुजरात ने एक बार फिर नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने में मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और वो इसका नंबर 1 राज्य बन गया। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित विभाग डीपीआईआईटी की नई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग से यह तथ्य सामने आया। यह रैंकिंग नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास करने के मामले में कदम उठाने पर आधारित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ध्यान से सुनिएगा, कर्नाटक के रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ, हुबली नदी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, बहुत से हमारे भारत में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे बहुत से अलग अलग जगह है या कुछ चीज़ें हैं, उनका नाम एक जैसा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी एक हुबली नदी है जो कि हमारी कलकत्ता में निकलती से बहती है, और दूसरा यहाँ पे बोल रहा है कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। इसका नाम बदल दिया गया, श्री सिद्ध रूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, स्वामी विवेकानंद रेलवे स्टेशन, आचार्य अनिरुद्ध महाराज रेलवे स्टेशन या फिर आचार्य शंकराचार्य रेलवे स्टेशन। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है श्री सिद्ध रूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, अब इसे श्री सिद्ध रूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबलियों के लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा कर दिया। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला गया। इससे पहले 2015 में हुबली टू हुबली किया गया था। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज किया गया था, हुबली था अब उसको हुब्बाली कर दिया था। इसके बाद फिर अब क्या कर दिया, यहाँ पे श्री सिद्ध रूपा स्वामी जी महाराज कर दिया गया। ये हिंदू गुरु एवं दार्शनिक भी थे। तो एक और चीज क्या मिल गई यहाँ पे काम की, कि यहाँ पर 5 वर्षों में दूसरी बार इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है। पहले हुब्बाली कर दिया था, अब इसके बाद फिर इसका नाम क्या कर दिया, श्री सिद्ध रूपा स्वामी जी महाराज यहाँ रेलवे स्टेशन यहाँ पे कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादों के लिए ऋण उत्पाद सफल लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। किस बैंक ने जैविक कपास उत्पाद के लिए नया उत्पाद लॉन्च किया सफल नाम का? चलिए आंसर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए।
और साथ ही साथ में अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ आंसर करते चलिए, जिससे मुझे पता भी चलता रहे कि भाई जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ वो शायद आपको पता थी, और अगर नहीं पता थी तो आपको अच्छी लगी तो ये भी आप बताते चलिए। क्योंकि ये जो सारे जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स की सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाली हैं। और अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में नहीं भी आती हैं तो कम से कम हमको अपने भारत के में या दुनिया देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में हमको पता रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है भारतीय स्टेट बैंक। आपको जानकारी देख लेते हैं। एसबीआई के प्रबंध निदेशक CS सेठी ने घोषणा की कि भारतीय स्टेट बैंक जैविक कपास उत्पादों के लिए एक ऋण उत्पाद SAFLL लॉन्च करेगा, जिसका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे काम की चीज़ क्या हो गई भाई कि यहाँ पे एक कपास उत्पादों के लिए एक ऋण देने के लिए एक सफल नाम का ऐप लॉन्च किया गया, जिसका काम क्या था? इसका काम ये था कि भाई जो भी जो कपास उत्पादकों के लिए जिस किसी को भी अगर ऋण लेना है तो वो ले सकता है इस योजना के तहत। और यहाँ पर एक चीज़ और कर दी कि भाई जिसका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है उसको भी यहाँ पे इस योजना के तहत उस व्यक्ति को या उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को लोन मिल सकता है। चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस नामक दो पोषण योजनाएं शुरू की? चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस नाम की दो पोषण योजनाएं किसने शुरू की? चलिए, इसका आंसर रहने वाला है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश ने की थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए दो पोषण योजनाएं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस शुरू किए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से कहाँ के लिए रवाना किया गया? चलिए, मेन चीज यहाँ पे देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से किस जगह के लिए रवाना किया गया? ऑप्शन है आपके पास कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पटना या फिर लखनऊ। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से किस जगह के लिए रवाना किया गया? देश की दूसरी एवं दक्षिण भारत की पहली। चलिए, इसका आंसर रहने वाला है देश की दूसरी और दक्षिण भारत की जो पहली ट्रेन थी, किसान ट्रेन जिसको बोला गया, ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना की गई। तो ऑप्शन आंसर हमारा क्या है इसका? दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना की गई आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। तो ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब कुछ आर्टिकल्स और देख लेते हैं जो कि हमारे न्यूज़पेपर में चल रहे हैं। क्या बोल रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और बहरीन के बीच शांति समझौता करवाया। चलिए कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। और एक और ऐतिहासिक सफलता में 11 सितंबर 2020 को अमेरिका, इजराइल और बहरीन के नेताओं के द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में इजराइल और बहरीन पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित करने पर सहयोग हो गए। इनके बीच में झगड़ा चल रहा था, इसको इन्होंने खत्म कराया। किसने? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की व्हाइट हाउस के द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में इस बात का खुलासा किया कि बहरीन के राजा हमद बिन सलमान अल खलीफा ने इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की थी और वे दोनों ही इजराइल और किंगडम ऑफ बहरीन के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमत हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के माध्यम से इस शांति समझौते के बारे में सारी घोषणाएं दी। भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया स्पेसक्राफ्ट का नाम। चलिए देख लेते हैं। अमेरिकी वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमेन ने यह घोषणा की कि अगले साइग्रस कैप्सूल का नाम मिशन विशेषज्ञ कल्पना चावला की याद में SS कल्पना चावला होगा।
नाथरोप ग्रुमेन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होने वाले एक अमेरिकी वाणिज्यिक कार्गो स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखने जाने का निर्णय लिया गया है। मानव अंतरिक्ष यान में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने के लिए भी किया गया है। मतलब यहाँ पे बात क्या आ गई यहाँ पे कि अंतरिक्ष विज्ञान में, अंतरिक्ष यान में इनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए अमेरिका के जो स्पेसक्राफ्ट कंपनी है, जो यहाँ पर नॉर्थरोप ग्रुमन ने ये घोषणा की कि भाई हम एक नया कैप्सूल बनाने वाले हैं, साइग्रस कैप्सूल, जो कि एक स्पेसक्राफ्ट बन रहेगा। उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया यहाँ पे, SS कल्पना चावला रखा है। वे अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारत में जन्मी महिला भी थी। SS कल्पना चावला कैप्सूल 19 सितंबर 2020 को वर्जीनिया में नासा के वॉल्टस फ्लाइट फैसिलिटी में मार्स मिड अटलांटिक रीजनल स्पेसक्राफ्ट के एक नॉर्थ गुम्मन एट्रिस रॉकेट पर NG-14 मिशन द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया कि ये लॉन्च कब होने वाला है, 29 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। कल्पना चावला जी कहाँ की रहने वाली थी, ये हमारे इंडिया की रहने वाली थी और इंडिया में करनाल डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी और यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और इंडिया में इन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद बीटेक किया यहाँ से और बीटेक करने के बाद फिर ये वापस अमेरिका चली गई अपनी रिसर्च स्टडी के लिए और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी भारत की नागरिकता छोड़कर अमेरिकी नागरिकता वहाँ पर ले ली और फिर वहाँ पे इन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया। भारत की रहने वाली भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला बनी। अब उनके नाम पर एक स्पेसक्राफ्ट का नाम भी रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, SSC रेलवे UPSC आदि के लिए गवर्नमेंट पोस्ट पर भर्ती पर रिस्ट्रिक्शन या बैन नहीं होगा, ये वित्त मंत्रालय ने कहा है। अभी रिसेंट में क्या हुआ था, एक आदेश छपा हुआ था कि 5 सितंबर को ये घोषणा की गई थी विभिन्न पदों जैसे SSC रेलवे UPSC आदि गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशन के तहत आवेदन करने में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अभी क्या हुआ था, इसके एक दिन पहले की बात है, एक दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए हम नौकरियां नहीं निकालेंगे, उनको हम सैलरी नहीं दे सकते, ये निकाला था। परंतु उसके एक दिन बाद ही उन्होंने आदेश पलट दिया और क्या बोला जा रहा है ये भी देख लेते हैं। एक दिन पहले वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालय में मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण सरकारी संसाधनों पर दबाव कम करने के उद्देश्य से नए पदों को क्रिएट करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद 5 सितंबर 2020 को एक नए परिपत्र में मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सामान्य भर्ती प्रक्रिया हमेशा की तरह जारी रहेगी। साथ ही बताया कि जो प्रतिबंध की बात कही गई थी वो इंटरनल प्रोसीजर्स में पोस्ट क्रिएट करने के लिए की गई थी। मतलब ये कि पहले इन्होंने बोल दिया कि भाई हम नौ जॉब्स नहीं निकालेंगे, नई जॉब नहीं निकाली जाएगी। फिर उसके बाद इनने सोचा कि नहीं विद्रोह ज़्यादा हो सकता है, तो फिर उन्होंने इस बात को पलट गए, बोल दिया कि भाई हम इंटरनल प्रोसीजर की बात कर रहे थे। तो इंटरनल प्रोसीजर की बात कर रहे थे, आपने अगर इस आदेश को देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या बोलना चाह रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि इंटरनल प्रोसीजर यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे बोल दिया था सभी प्रकार की जो मौजूदा अभी जो जितनी भी जॉब्स निकाली जाएंगी, रिक्रूटमेंट होना है, उसको टोटली बैन कर दिया गया था। ये बात बोली थी, अब ये बोल रहे हैं कि वो इंटरनल प्रोसीजर की बात थी। ठीक है, जो भी था, परंतु अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, ये प्रतिबंध हटा दिया पूरी तरह से। चलिए हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।